लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। लेट्स माइक पर आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट न्यूज। इंडियन कॉर्पोरेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर अगले 5 वर्षों में दोगुना होकर $800 अरब से $850 अरब के बीच रहने का अनुमान। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया। भारत में निजी निवेश में हुई भारी बढ़ोतरी। भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति 6 साल के सबसे निचले स्तर पर। इंडियन कॉर्पोरेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 5 वर्षों में दोगुना होकर $800 अरब से $850 अरब के बीच रहने का अनुमान है। इस खर्च के अधिकतर हिस्से को ऑपरेटिंग कैश फ्लो और घरेलू फाइनेंसिंग से फंड किया जाएगा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि एग्जीक्यूशन संबंधी गलतियों या नकारात्मक मैक्रो परिवर्तनों को छोड़कर इन निवेशों से लीवरेज को बढ़ाए बिना व्यवसाय के स्केल को बढ़ावा मिलना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के अनुसार कॉर्पोरेट इंडिया के पास अपार अवसर हैं और भारतीय कंपनियां विकास के लिए अच्छी स्थिति में हैं। कंपनियां अनुकूल सरकारी नीतियों और सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर मांग को पूरा करने के लिए निवेश कर रही हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से उनका परिचालन स्तर बढ़ेगा, जिससे स्थायी लागत लाभ और व्यावसायिक दक्षता प्राप्त होगी। इसके अलावा पावर, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी में अधिक निवेश होगा। ट्रांसमिशन के साथ पावर, एयरलाइन और उभरते हुए क्षेत्र जैसे ग्रीन हाइड्रोजन से अगले 5 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 3/4 वृद्धि होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि इन सेक्टरों की आय और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 5 साल पहले के स्तर से लगभग 60% अधिक या दोगुना हो गया है और आगे इसमें और वृद्धि होगी। एयरलाइन सेक्टर में नए विमानों में लगभग $100 अरब का निवेश होने की संभावना है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और बैटरी प्लांट जैसे नए क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेट फंडिंग देखने को मिलेगी। केंद्र सरकार ने कच्चे खाद्य तेलों जैसे कि कच्चे सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया है। इस फैसले के चलते कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के बीच आयात शुल्क में अंतर 8.7% से 19.25% हो गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया, इस बदलाव का मकसद सितंबर 2024 में शुल्क वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में वृद्धि के कारण खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों के मुद्दे का हल निकालना है। सरकार ने खाद्य तेल संघों और उद्योगों को ये सुनिश्चित करने को भी कहा कि कम किए गए शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ता को दिया जाए। सरकार ने कहा कि कच्चे तेलों पर आयात शुल्क कम करने का मकसद खाद्य तेलों को पहुंचाने की लागत और खुदरा कीमतों को कम करना है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और मुद्रास्फीति को कम करने में मदद मिलेगी। कम किए गए शुल्क से घरेलू रिफाइनिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में भारत में निजी निवेश में भारी बढ़ोतरी हुई है। भारतीय स्टार्टअप्स और उभरती संस्थाओं को पिछले 1 दशक में $150 बिलियन से अधिक की निजी पूंजी मिली है। सरकार की स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के माध्यम से 1270 से अधिक स्टार्टअप्स में 22,900 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत टेक्नोलॉजी को एक शानदार तरीके से अपना रहा है। ये डिजिटल परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूरदर्शी दृष्टिकोण और समय पर नीतिगत हस्तक्षेप का परिणाम है। समाज के हर वर्ग और जीवन के हर पहलू पर डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू स्टार्टअप द्वारा आईपी फाइलिंग 2017 से 2024 तक बढ़ी है, जिसमें पेटेंट से 355% से अधिक और ट्रेडमार्क में 543% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर 39वें स्थान पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा, डिजिटल इंडिया के 11 वर्षों ने हर नागरिक को निर्बाध सेवाओं, वित्तीय पहुंच और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त बनाया है। 11 वर्ष पहले शुरू हुई डिजिटल क्रांति लगभग हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में शामिल है, जिसमें गरीबों, वंचितों और हाशिए पर पड़े वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को एक्स पर लिखा,
टेक्नोलॉजी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत लाभ मिले हैं। सर्विस डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी गरीब लोगों के जीवन को सशक्त बनाने का एक साधन बन गई है। मई 2025 में भारत की सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 2.82% पर पहुंच गई, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में व्यापक कमी, अनुकूल मॉनसून और स्थिर वैश्विक परिस्थितियों ने इस गिरावट में योगदान दिया। मई 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित है, घटकर 2.82% पर आ गई है। ये पिछले 6 सालों में सबसे निचला स्तर है। अप्रैल 2025 में यह आंकड़ा 3.16% है। ये आंकड़ा फरवरी 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसके पीछे का कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में बड़े लेवल पर कमी आना है। इससे आम ग्राहकों को राहत मिली है। खाद्य मुद्रास्फीति में मई 2025 में भारी कमी दर्ज हुई। ये अक्टूबर 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। साल दर साल आधार पर सब्जियों की कीमतों में 13.7% की गिरावट हुई। सब्जियों के साथ ही दालों और अनाजों की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज हुई। इसके पीछे का कारण आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और मॉनसून की अनुकूल स्थिति को माना जा रहा है। खुदरा मुद्रास्फीति में इस बड़ी गिरावट के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि अनुकूल मॉनसून और स्थिर वैश्विक हालातों के कारण कीमतें नियंत्रण में हैं, जिससे महंगाई पर अंकुश लगा है। ईंधन और लाइट कैटेगरी में मुद्रास्फीति घटकर 2.78% हो गई। इसके अलावा हाउसिंग इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़त हुई, जो बढ़कर 3.16% हो गई। आवश्यक सेवा क्षेत्रों में निरंतर दबाव दिखाई दिया। मिडिल ईस्ट में इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार में हलचल मचा दी है। क्रूड ऑयल की कीमतों में 10% से अधिक की उछाल ने ब्रेंट क्रूड को $70 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया, जो कि अक्टूबर 2024 के बाद का उच्चतम स्तर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण दुनिया भर में तेल बाजार में हलचल मच गई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल से निवेशकों और अर्थव्यवस्थाओं में चिंता बढ़ गई है। तेल की कीमतों में होने वाली वृद्धि का असर ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़े स्तर पर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है। इजरायल के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनियों ने तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहते हैं तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता है। ये न केवल ऊर्जा लागत को बढ़ाता है, बल्कि महंगाई और आर्थिक अस्थिरता को भी हवा दे सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिका ईरान तनाव ने भी तेल बाजार में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है। रूस विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। भारत तेल की जरूरत का लगभग 80% से ज्यादा आयात करता है। क्रूड ऑयल की कीमतों में ये उछाल भारत के लिए चिंताजनक है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया है कि भारत तेल आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए तैयार है और वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर गुरुवार को भारतीय स्टॉक मार्केट में साफ देखने को मिला। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों OMCS जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरों में तेज गिरावट आई, जबकि अपस्ट्रीम कंपनियां जैसे ऑयल इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता भू राजनीतिक तनाव है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट से हटाया जा रहा है। बाजार में ये चिंता बढ़ी कि सप्लाई बाधित हो सकती है। इसके चलते ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स बुधवार को 4.3% बढ़कर $69.8 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, जो 2 महीने का उच्चतम स्तर है। लिक्विड गोल्ड के नाम पर जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ भारी मात्रा में सोना आयात किया जा रहा है। लिक्विड गोल्ड का आयात 5.33 गुना बढ़कर 1,27,886 किलोग्राम हो गया है। देश में सोने की तस्करी का तरीका बदल रहा है। पहले लोग शरीर या सामान में छिपाकर सोना लाते थे, लेकिन अब लिक्विड गोल्ड के नाम पर जीरो कस्टम ड्यूटी के साथ भारी मात्रा में सोना आयात किया जा रहा है। UAE, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से आयातित गोल्ड कंपाउंड पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, जिसका फायदा उठाकर आयातक बिना टैक्स चुकाए सोना ला रहे हैं। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।
वर्तमान में सोने पर 6% कस्टम ड्यूटी है, जो पिछले साल 15% थी। DGCIS के आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में लिक्विड गोल्ड का आयात 5.33 गुना बढ़कर 1,27,886 किलोग्राम हो गया, जो 2024-25 में 23,991 किलोग्राम और 2022-23 में केवल 6,395 किलोग्राम था। लिक्विड गोल्ड एक केमिकल कंपाउंड है जिसमें सोने को अन्य तत्वों के साथ मिलाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से उद्योगों में होता है। रिफाइनिंग के बाद इसमें से सोने के अलावा चांदी, तांबा, प्लैटिनम जैसे धातु के अन्य रसायन निकलते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे से एयर इंडिया चर्चा में है। 93 साल के सफर में एयर इंडिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भारत की पहली एयरलाइंस की शुरुआत का श्रेय टाटा ग्रुप को है। JRD टाटा ने इसकी स्थापना की थी। इसकी पहली उड़ान कराची से मुंबई के लिए गई थी। बाद में इसे एयर इंडिया नाम दिया गया था। JRD टाटा ने 15 अक्टूबर 1932 को इसे टाटा एयरलाइंस का नाम दिया था। JRD टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से कंपनी स्थापित की थी। उन्होंने एक साल में 115 यात्री और 11 टन चिट्ठियां पहुंचाई थी। उन्हें अंग्रेज सरकार से हर चिट्ठी पर 4 आने मिलते थे। कहा जाता है कि टाटा एयरलाइंस का ऑफिस एक कच्चे मकान में था, जबकि एक मैदान में बने रनवे से हवाई जहाज टेक ऑफ और लैंडिंग करता था। देश की आजादी के बाद 1947 में भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी ले ली थी। इसके बाद सरकार ने 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट पास करके टाटा समूह से इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था। इस तरह एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। एयर इंडिया कंपनी के मैस्कट महाराजा को 1946 में बनाया गया था। कंपनी का राष्ट्रीयकरण होने के बाद भी JRD टाटा एयर इंडिया से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में JRD टाटा को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया था। वो लगातार 25 साल तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। वो एयर इंडिया का स्वर्णिम दौर था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण होने के बाद उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। कभी भारत की मुख्य एयरलाइंस होने वाली एयर इंडिया कुप्रबंधन से लाखों करोड़ के घाटे में चली गई, जिससे वो कभी उबर नहीं पाई। इसके बाद टाटा सन्स ने एक बार फिर इस एयरलाइंस कंपनी को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया। टाटा सन्स ने अपनी सहायक कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी सरकार से ले ली थी। इसके लिए उन्हें 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। सरकार से एयर इंडिया को खरीदने के बाद से टाटा ग्रुप लगातार इसमें सुधार की कोशिश में जुटा था। फ्लाइट का समय प्रबंधन और पायलट, कैबिन क्रू से लेकर ग्राउंड स्टाफ के सुधार के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। नए विमानों का ऑर्डर दिया गया, जिसमें कुल 470 विमान शामिल थे। इसमें 250 एयरबस और 220 बोइंग का ऑर्डर था। एयर इंडिया ने दिसंबर 2024 में A321 नेओ सहित 100 अतिरिक्त वाइड बॉडी A350 और 90 नैरो बॉडी A320 विमानों का ऑर्डर दिया था। और अब जानिए किस सरकारी बैंक से काफी कम ब्याज दर पर होम लोन मिल सकता है। अगर आप भी बैंक से होम लोन लेकर घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसे सरकारी बैंक के बारे में बताएंगे जिससे आपको काफी अच्छी ब्याज दर से होम लोन मिलेगा। हम बात कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB की। बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की शुरुआती ब्याज दरें 7.5% से शुरू होती है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेते हैं तो आपको पात्रता के हिसाब से ये लोन 7.5% की ब्याज दर से मिल सकता है और आपको 30 लाख के होम लोन पर हर महीने 24,168 रुपए EMI के तौर पर देने होंगे। ये लोन आपका 20 साल की अवधि के लिए है। ऐसे में 20 साल में आप कुल 58,271 रुपए बैंक को चुकाएंगे। इस तरह से आप कुल 28,271 रुपए बैंक ब्याज के चुकाएंगे। ये था हमारा आज का कॉर्पोरेट न्यूज। हमारी ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.